Good morning, all of you, and once again, welcome to our 9th class video lecture. As we going on history chapter, we will continue it. I hope you have learned the chapter and read the chapter carefully, and all the questions you have to be in your mind. It will be cleared. If you have any kind of doubt, please send me messages or comments. एक कमेंट आया था मेरे पास पे कि आपको कॉपी कितनी बनानी है। कॉपीज आपको हर पार्ट की एक एक बनानी है, जैसे इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल की, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की। और जो जो चैप्टर्स हम कर रहे हैं उसमें हम या तो दो मेथड अपना सकते हैं, या तो आप पहले नोट्स बनाएं उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करें, या फिर आप क्वेश्चन जो भी आपका नोट्स है वो क्वेश्चन फॉर्म में बनाएं, ताकि उससे क्या होगा, आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितने भी पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस बन रहे हैं, यू मस्ट बी मेक इट एंड फाइंड राइट डाउन द आंसर्स। 9th क्लास, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि 9th क्लास का जो टीचिंग मेथड है वो डिफरेंट है। इसमें ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आपको 10th के लिए प्रिपेयर होना है। 10th में भी जैसे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, आपको इंटरनल क्वेश्चन रेडी करने पड़ते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ये जो पिक्चर दिख रही है, इसमें चेयर पर लैंडलॉर्ड्स बैठा हुआ है, यानी जमींदार बैठा हुआ है, और जो ये साइड में जो फार्मर आ रहे हैं, इसको कहते हैं पीजेंट्स। ये बिल्कुल इस तरह से बैठा है जैसे कि मतलब ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा फार्मर को, यानी इसके अंदर घमंड है। और ये पीजेंट जो है झुका हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे देख सकते हैं आप, नोबल मैन इज द स्पाइडर, द पीजेंट द फ्लाई। यानी नोबल मैन क्या है, स्पाइडर की तरह है, और पीजेंट क्या है, फ्लाई। द मोर द डेविल हैज द मोर ही वॉन्ट्स। मतलब लैंडलॉर्ड की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, यानी जो भी लोन उसने दिया है फार्मर को, तो वो कभी पूरा नहीं हो पाता है, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। यहाँ पर कॉर्नर पे लिखा है, द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट, मनी, सलाद। द फैट लॉर्ड सिट हियर देयर रेडी टू accept it all. He does not even care to grace him with a look. ये बता रहे कि जो पीजेंट है वो अपने लिए अपना मतलब सब कुछ लेके आ रहा है लैंडलॉर्ड के लिए, नोबल मैन के लिए, लेकिन फिर भी वो उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, कोई लुकिंग, यहाँ तक कि वो उसको देख भी नहीं रहा है, लुक भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन बताइए, स्पाइडर जो होता है वो उसके वेब में जो फ्लाई होती है, मक्खी होती है, वो फंसती जाती है। उसी तरह से बताया कि नोबल मैन के जो भी है उसके लोन वाले जाल में पीजेंट्स फंसता ही जाता है। यहाँ पर स्ट्रगल के बारे में बता रहे हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस rose from about 23 millions in 1715 to 28 millions in 1789. यह बता रहे हैं पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। इससे फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। प्रोडक्शन गेहूं का वो बराबर नहीं हुआ डिमांड के बराबर, क्योंकि एकदम से मैंने पहले भी बताया था इकोनॉमिक्स में फिक्स कैपिटल है। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टैपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। उस समय की जो जनता थी, उसकी जो स्टैपल डाइट थी, यानी जो खाते थे ब्रेड, उसकी जो प्राइस थी वो एकदम से बढ़ने लगी। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज अ लेबरर इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स्ड देयर वेजेस। अधिकतर जो वहाँ के एम्प्लॉयड थे वो लेबर वर्कशॉप में काम करते थे और वो फिक्स वेज में काम करते थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। उनकी तनख्वाह प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं बदली। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच widen, things become worse whenever drought or hail reduce the harvest. और ये कह रहे हैं कि जो गरीबी का जो गैप था रिच और पुअर का, वो बढ़ता ही गया। और जब भी ड्रॉट आता था, यानी सूखा पड़ता था, हेल यानी बर्फ गिरती थी,
तो हार्वेस्ट का प्रोडक्शन कम होता था। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, सम थिंग्स दैट ऑकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रीजन। ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहलाता है और इस कारण से ये फ्रिक्वेंटली हुआ था कंटिन्यू ओल्ड रीजन्स में। यहाँ पर सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में बताया गया है, इसको भी डिफाइन के रूप में याद करना है। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड एंड एनोनिमस। यानी बता रहे हैं कि जो ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें बेसिक नीड्स, यानी जैसे बेसिक नीड्स हमारी क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ये भी हम पूरी नहीं कर पाते। इसमें एनोनिमस बता रखा है, वन हुज नेम रिमेन अननोन। एनोनिमस का मतलब होता है जिसको आप नाम जानते नहीं हैं। जो भी हमने डिफाइन में कहा है वही सारी बातें यहाँ पर आ रही हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है बैड हार्वेस्ट, उससे क्या हुआ, पुअर कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, फिर से डिजीज हो गई बहुत सारी, इस वजह से क्या हुआ, ये क्राइसिस डेवलप हुआ। नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक इज अ ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages and an end to privilege. In the past, peasants and workers had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and program to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those group within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. तो यहाँ बता रहे हैं कि पुराने समय में पीजेंट्स और वर्कर्स स्ट्रगल करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, टैक्सेस जो भी बढ़ जाते थे या फूड स्केर्सिटी हो जाती थी, लेकिन उनका मतलब वो समझते नहीं थे कि ये चीज़ होती क्या है। और इस वजह से जो सोशल चेंजेस हुए हैं वो ऑर्डर में हुए हैं, बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर। यानी वो उसको पूरी तरह से नहीं करते थे जिससे उनके सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर्स में चेंजेस आ जाए। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज, क्योंकि इसमें वो लोग नहीं थे थर्ड स्टेट के जो कि पढ़े लिखे थे और प्रॉस्पेरस लोग थे। द 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class, who earn their wealth through an expanding overseas trade from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer members of society. In addition to merchants and manufacture, the third state include professions such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke, Jean-Jacques Rousseau. In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right. यहाँ बता रहे हैं कि जो थर्ड स्टेट में प्रोफेशनल्स लोग थे और ये जो भी जितने लोग थे, ये लोग बिलीव नहीं करते थे, लेकिन
जब ये इस क्राइसिस आया उसके बाद में इन लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना चालू किया, और इसमें जीन जॉक नाम के जो फिलोसोफर हैं, जीन लॉक एंड जीन जैक रूसो, इन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है कि बर्थ से ही, यानी सिर्फ राजा के घर में जन्म लेने से ही वो राजा नहीं होगा, उसे अपनी मेरिट खुद बनानी पड़ेगी, यानी उसे अपना वैल्यू खुद क्रिएट करना पड़ेगा। इन चीज़ों में आपको इनकी बुक्स के नेम याद रखने हैं और राइटर के नेम याद रखने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाते हैं। द मोनाइट्स, रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, proposing a form of government based on a social contract between people and their representative in the spirit of laws. Montesquieu, ये इस बुक में अपना ये बता रहे हैं कि रूसो कहते हैं कि ये आइडिया फॉरवर्ड करता है प्रॉस्पेरिटी को, गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बनी है, जो कि लोगों में और उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी राजा के बीच में हुआ है। इसी तरह की कुछ एक और आइडिया मॉन्टेस्क्यू ने भी लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक में। propose a division of power within the government between the legislative, executive and the judiciary. ये चीज आप पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है आपने। स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि पावर्स का डिवीजन हो जाता है किसके बीच में, जैसे आपने पढ़ा है पहले भी, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैंने बहुत बार इस चीज़ को रिपीट किया है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। इस टाइप की गवर्नमेंट यूएसए में बनी थी आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। जब 13 कॉलोनीज ब्रिटेन से आज़ाद हुई थी। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो ये अमेरिकन ने जैसे इंडिविजुअल राइट्स को उन्होंने गारंटी दी थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इस इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल को फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स ने बहुत सीरियसली लिया था। ये सब उन्हीं की देन थी। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसोफर वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स। सैलून जैसे आप कह सकते हैं जहाँ बाल कटाते हैं, वहाँ पर लोग इस पे, और कॉफी हाउसेज एंड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल थ्रू द बुक्स एंड newspaper. These were frequently read along in groups for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generate anger and protest against the सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। तो ये न्यूज़ एकदम स्प्रेड होने लगी कैफ़े में और सैलून्स में, लोग बैठ कर के बातचीत करते थे इस बात के बारे में। और जब लोगों ने प्लान किया कि ये सब क्या कर रहे हैं, लुई 16 अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए ही टैक्सेस बढ़ा रहा है, तो ये रिवोल्यूशन का एक पॉइंट था, रीज़न कह सकते। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। Louis XVI had to increase tax for reasons you have learned in the previous section. Previous section में आपने Louis XVI के बारे में पढ़ा कि उसने क्यों टैक्सेस बढ़ाए थे। How do you think he could have gone about doing this? आप ये कैसे उसने इन सब चीज़ों की तरफ पहुंचा था ये। In a France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. ये कह रहे हैं कि फ्रांस में ओल्ड रिजम्स में मोनार्च को ये राइट नहीं था कि वो इस तरह का टैक्स लोगों पर लगा दे। rather he had all a meeting of the state general which would then pass the
प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स, जब तक कि वो स्टेट जनरल्स के साथ में मीटिंग करके उस प्रपोजल को पास। स्टेट जनरल वॉज पॉलिटिकल बॉडी to which the three states sent their representative. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. यही बता रहे हैं कि स्टेट जनरल क्या है, एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें लोग अपने 3 स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, और however the monarch alone could decide when to call a meeting. जब तक कि मोनार्च उनको बुलाता नहीं है, मीटिंग नहीं होती है। और ये मीटिंग लास्ट टाइम कब हुई थी? 1614 में। ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट। 5 मई 1789 को लुइस 16 ने असेंबली बुलाई, स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। और वो किसके लिए था? टैक्सेस को पास करने के लिए, नए जो टैक्स लगाना चाहता था। Replanted hall in the Versailles was prepared to host the delegates. वर्सलिस में जो हॉल था उसे इसके लिए तैयार किया गया था मीटिंग के लिए। The first and second states sent 300 representatives each who were seated in rows facing each other on 2 sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back. The third state was represented by its more prosperous and educated members, peasants, artisans and women, when denied entry to the assembly. इसमें बता रहे हैं थर्ड स्टेट में सिर्फ वही मेंबर्स बैठे हुए थे जो कि अमीर थे, जिनके पास में एजुकेशन था, और फार्मर्स, पीजेंट्स, आर्टिस्ट और वुमेन्स को यहाँ पर एंट्री करने का मना था। However, their grievance and demand were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. यहाँ बता रहे हैं कि जो ग्रेवियंस हैं और उनके जो डिमांड्स हैं, जो 40,000 लेटर्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ में लेके आए थे। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। इसमें वोटिंग का सिस्टम इस तरह से स्टेट जनरल ने रखा था पास्ट से ही, कि एक स्टेट से कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट, सभी स्टेट का एक ही वोट होगा। दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इस समय भी जो लुइस 16 था वो सेम प्रैक्टिस करना चाहता था, बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर्स वुड हैव 1 वोट। यहाँ के जो मेंबर्स थे वो चाहते थे कि सभी मेंबर जो भी हैं वो सारे सभी मेंबर्स का एक वोट होना चाहिए, और ईच स्टेट का काउंट होना चाहिए कितने वोट्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है जिसमें फिलोसोफर ने कहा है, जैसा हमने कहा कि 1 वोट 1 वैल्यू, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था हमने। 1 वोट का जो वोटिंग का राइट था वो रूसो ने अपनी बुक में लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रिंसिपल, मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा गई बात थी, तो किंग ने इस चीज़ को मानने से मना कर दिया, इससे थर्ड स्टेट के लोग वहाँ से वॉकआउट हो गए, यानी वो वहाँ से निकल गए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोकमैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थर्ड स्टेट के, वो अपने आप को ऐसे दिख रहे थे कि वो लोग क्या हैं, पूरे फ्रांस की आवाज़ है। ऑन 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ अ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलिस। वर्सलिस के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में वो लोग इकट्ठे हुए। दे डिक्लेयर्ड
themselves as a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. वो वहाँ पर इकट्ठे हुए, उन्होंने ये कहा कि हम जब तक अलग नहीं होंगे, जब तक कि हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते हैं। और वो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया गया था, राजा की पावर्स को लिमिट करने के लिए, मोनार्च की। ये भी क्वेश्चन आया था, तो ये ध्यान रखना है आपको। हर पैराग्राफ में से कोई ना कोई क्वेश्चन बन रहा है, आपको टैली करना है, उसे अच्छी तरह से याद करना है। दे वर लेड बाय मिराबू एंड एबिसियस, ये लीडर्स के नेम आ रहे हैं इसमें। उनको किसने, कौन से लीडर थे उनके, मिराबू एंड एबिसियस। मिराबू कौन था, मिराबू वॉज बॉर्न इन ए नोबल फैमिली बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। मिराबू एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी वो एक फ्यूडल प्रिविलेज के लिए सोसाइटी में लाना चाहता था। ही बॉट आउट अ जर्नल। He was born in family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege, ये मैंने बता दिया आपको। He brought out a journal and delivered powerful speech to the crowd assembled at Versailles। उसने अपने साथ एक जर्नल बनाया, जर्नल मतलब एक पूरा आर्टिकल बनाया, और उसको उसने डिलीवर किया पावरफुल स्पीचेस के फॉर्म में और क्राउड के सामने वर्सलीज में। ये पिक्चर है टेनिस कोर्ट की। Abesius, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State? Abesius ओरिजिनली क्या था, प्राइस्ट था यानी पुजारी था। उसने एक पैम्पलेट बनाया जिसमें उसको नाम दिया गया व्हाट इज द थर्ड स्टेट। While the National Assembly was busy at Versailles drafting constitutions, the rest of France seethed with turmoil। जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सलीज में ड्राफ्टिंग करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, तो रेस्ट ऑफ द फ्रांस क्या था, दूसरे चीजों में बिजी था। सेवरल विंटर had meant a bad harvest, the price of bread rose often, baker exploited the situation and hoarded supply। यहाँ पर बता रहे हैं फ्रांस में हार्वेस्ट, एक बैड हार्वेस्ट आया, यानी क्रॉप्स फेल हो गई और ब्रेड की प्राइस बढ़ गई एकदम से। बेकर्स एक्सप्लॉयड होने लगे सिचुएशन से और सप्लाई कम होने लगी। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग queue at the bakery, crowd of angry women stormed into the shops। लंबे समय तक लाइन में खड़े होने पर उन्हें अगर ब्रेड नहीं मिल रही थी तो वो वुमेन्स क्या करने लगी, लड़ाई करने लगी। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप टू मूव इन पेरिस। उसी समय राजा ने ऑर्डर दिया कि ट्रूप्स पेरिस के अंदर जा। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 फाइनली accorded recognitions to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution। इस तरह से फेस विद द पावर ऑफ द हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स के पावर्स को देखते हुए लुईस 16 को मानना पड़ा कि वो नेशनल असेंबली से परमिशन लेगा और नेशनल असेंबली को क्या है, जो उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं उसके थ्रू उसकी पावर्स को चेक किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ decree abolished the feudal system of obligations and taxes। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक डेक्री पास किया जिसके थ्रू फ्यूडल सिस्टम के थ्रू उन्होंने ऑब्लिगेशंस यानी ऑब्जेक्शन रखा टैक्सेस बढ़ाने पर। Members of the clergy too were forced to give up their privilege। क्लर्जी में हमने पढ़ा था कि जो मेंबर्स थे, यानी जिसमें हम देखते थे कि प्राइस्ट आते थे, नोबल्स आते थे, उनको जो प्रिविलेज मिला हुआ था पहले से ही, उस पर भी उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया। टिथेस वर abolished and land owned by the church were confiscated। टिथेस जैसे हमने बताया टैक्सेस होता है, उन टैक्सेस को देने से मना कर दिया लोगों ने। लैंड्स जो ज़मीन मिली हुई थी चर्च पर उसको भी लोगों ने छीनने की कोशिश करी। एज अ
result, the government acquired assets worth at least 2 billion livers. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिया 2 बिलियंस तक। तो यहाँ मैं एंड कर रहा हूँ मेरे वीडियो का। ये मेरा 10th वीडियो है और मेरा वही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग डेली पैराग्राफ पढ़िए, उसी क्वेश्चंस को डील करिए, डिस्कस करिए, ताकि आपको हर सिचुएशन याद रहे। मैं स्लोली चल रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री को थोड़ा प्रॉपरली तरीके से पढ़ना है और इसमें जो पिक्चर्स बताएं उसको ध्यान रखना है, फ्लो चार्ट्स को भी बताना है ध्यान से, और अच्छी तरह से पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर करिए और डिस्कस करिए। मोर क्या है, डिस्कस एंड राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर्स बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन अपने आप फॉर्म होंगे, जैसे कि टेनिस कोर्ट और क्या था, कौन लीडर थे, क्या सिचुएशन था। जैसे पहले भी था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्टार्टिंग होने के क्या रीजंस हैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, stay happy and do hard work.